हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में यूपीएसआई 2025 से संबंधित यूपीएसआई 2025 जिसमें आपके 4543 पोस्ट के लिए ये हिंदी कवर की जा रही। क्या है? हिंदी घटना चक्र की मौन मंत्र युक्त पुस्तक से इस हिंदी को कवर किया जा रहा है अभी। और उसके बाद घटना चक्र की ही जो व्याख्यात्मक पुस्तक है उसको भी कवर किया जाएगा। जो बातें आपसे कही गई हैं उस पर आप थोड़ा सा, हम अमल तो पूरा करेंगे लेकिन आप लोग थोड़ा सा विश्वास बनाकर रखिएगा ना। बार बार कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस वाली पुस्तक को जब समाप्त कर लेंगे, ये लास्ट सेकंड क्लास होगी इस हिंदी की। एक और क्लास होगी और हिंदी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी। आप उथल पुथल अपने जीवन में ना रहें कि नहीं होगा कि नहीं होगा। जितना आपसे बोला गया है कि आपको हिंदी और आपके बीच में क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह सारे कराए जाएंगे, चाहे हिंदी के हों, मूल विधि के हों, सामान्य ज्ञान के हों, सब कुछ कराया जाएगा। तो 4543 2025 की जो आपकी यूपीएसआई भर्ती आई है 2025 वाली, इसमें आपको एक सीट पक्की करने के लिए बुक का प्रयोग करना पड़ेगा, बुक पढ़नी पड़ेगी। बिना बुक के सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती, ये कटु सत्य है ना। अगर आपको पढ़ना है तो इन बुकों का प्रयोग करें। घटना चक्र हो गया, यूथ हो गया, लूसेंट हो गई है, एकदम छोटी सी बात है, बारीकी से समझना। अगर आप पाना चाहते 80 क्वेश्चन, 80 नंबर, है ना, 80 क्वेश्चन, नंबर नहीं, नंबर तो आपके यहाँ पर 200 हो जाएंगे। कितने नंबर? 200 नंबर का हो जाएगा पूरा स्कोर। लेकिन ये 80 क्वेश्चन अगर आप पाना चाहते हैं, हिंदी, हिंदी और प्लस आपकी जीएस, ठीक है, जीएस में मूल विधि और आपके संविधान और जीएस पूरी टोटली पढ़ाई जाएगी, कराई जाएगी। और जो आप कहेंगे उस मांग को भी पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इसके पीछे तक मैंने लास्ट यहाँ सब करा दिया था, छंद वगैरह। अब आज की इस क्लास में हम आपके समझ अलंकार शुरू करेंगे। तो पहले प्रकार देख लो। कहा गया अलंकार परिचय से संबंधित अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, आपके अनुयुक्त या संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, आपके कहा गया विभावना अलंकार, आपके भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, प्रश्न या आपके विप्सा अलंकार, या आपके कहा गया अनुरूप्ति अलंकार, या आपके प्रतीप अलंकार, जिसमें टोटल आपके टॉपिक है नए 14। यूनिक प्रश्न कितने हो? 14। उनसे संबंधित आपके रिलेटेड 97। और रिपीटेड देखो अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं रिपीट में, तो 34। और टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो गई 145। तो आइए शुरू करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त मित्रों को जरूर बताते चलें। ठीक है ना। सेशन और जो दूर दराज स्थित लोग हैं, जो शहर में ना रहकर गांव में रह रहे हैं और उन तक ये सारी चीजें नहीं पहुंच पा रही है पुस्तक वगैरह, तो उनके लिए खास करके क्लास है। तो वो लोग जरूर क्लास ले। अलंकार परिचय से संबंधित ये प्रश्न है, आप सभी के लिए ये क्लासें दी जा रही, तो रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ये क्लासें जरूर ज्वाइन करें। कहा गया अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये 3 भेद बताए गए। कहा गया अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द को चमत्कृत करने वाले अलंकार शब्दालंकार, अर्थ को आपके चमत्कृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार, तथा शब्द एवं अर्थ दोनों को चमत्कृत करने वाले अलंकार को उभयालंकार कहते हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं आपके एग्जामों में, कहा गया अन्य संबंधित प्रश्न, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो आप कहोगे 2017 में। बचपन से ये बात हम लोग पढ़ते चले आए हैं कि जहां जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। कहा गया जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां अर्थालंकार माना जाता है। क्या? अर्थालंकार माना जाता है। आगे आते हैं हम, आगे देखेंगे आप सभी लोग प्रश्नों की संख्या। और यहां पर है कि जहां आपके उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह अलंकार कौन सा? तो अर्थालंकार। अतिशयोक्ति
यमक, रूपक तथा उपमा में अर्थालंकार का भेद नहीं है, तो आप कहेंगे यमक अलंकार नहीं है। अर्थालंकार का एक प्रकार है तो अतिशयोक्ति है, यहाँ पर बताया गया अतिशयोक्ति भी है, रूपक भी है, उपमा भी है, लेकिन यमक अलंकार इसका भेद नहीं है। आगे देखते हैं, आगे अर्थालंकार का आगे बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, यहाँ मतलब कहा गया शब्द अलंकार में शब्दों में चमत्कार है, और अर्थालंकार बताते हैं कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। अर्थालंकारों की संख्या है तो 45 है, कितनी 45 है। विरोधाभास अलंकार जिस अलंकार की श्रेणी में आता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार से संबंधित प्रश्न आया है, आइए देखते हैं। कहा गया दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण कौन सा है? तो कहा गया सारंग ले सारंग चली, कानन कठिन भयंकर भारी, नौ जीवन दो घनश्याम हमें, अब जीवन में नहीं जीवन। तो आप कहेंगे कानन कठिन भयंकर भारी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्यों है? तो आप कहेंगे प्रस्तुत प्रस्तुत पंक्ति कानन कठिन भयंकर भारी में का, न और रा, भा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार। का, फिर उसके बाद कहा गया ना, देखो का आया, फिर आप देखेंगे आपका रा भी आया, ठीक है, भयंकर रा, और भारी में रा है, और भा भी आया, एक ये और ये एक ये, ठीक है। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या अलंकार हो? अनुप्रास अलंकार होता है। आगे कहा गया अन्य संबंधित प्रश्न, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, दोहे में चार ला की आवृत्ति हुई है, तो ये आपका कौन सा अलंकार से संबंधित है? अनुप्रास अलंकार। क्योंकि चारु चंद्र की चंचल है ना किरणें ने खेल रही हैं जलथल में, अब देखेंगे ला 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 ला, तो इनकी आवृत्ति बार बार हुई है, तो आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में मां व्यंजन की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, तो आप कहेंगे यहाँ पर यह पंक्ति किससे? तो ता 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 ता, तो आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार से, ठीक है। कहा गया मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, अनुप्रास अलंकार। तो मा मा मा, सा, ठीक है। आ जाओ भाई, एक या अनेक वर्णों के आसपास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को माना जाता अनुप्रास अलंकार। राम रमापति कर धनु लेहूं, यहाँ अलंकार अनुप्रास अलंकार, ठीक है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, तो आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार है। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहां पर छह का अनुप्रास। कौन सा? छह का अनुप्रास। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल विकल रागनी बजते, इस पंक्ति में तो आप कहेंगे छह का अनुप्रास अलंकार है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, उसे छह का अनुप्रास कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? छह का। जैसे यहाँ पर करुणा, करुणा कलित अव्यक्त में अलंकार है, तो क्या बोलोगे? छह का अनुप्रास। कहा गया पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो लाटा अनुप्रास अलंकार। कौन था? लाटा अनुप्रास अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार? लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? लाटा अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं। कहा गया जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होगा? आप कहेंगे आपका प्रत्यानुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारे निठुराई, इस पंक्ति में तो आप कहेंगे आपका सत्य अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। आ जाओ आगे आते हैं, तो क्या बोलेंगे? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। कहा गया है
कंकन किकिनी निपुर सुनि सुनि, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप कहेंगे वृत्यानुप्रास अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, वहां पर आप कहेंगे आपका अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे आता है। अब आता है श्लेष अलंकार। किससे? श्लेष अलंकार से संबंधित प्रश्न। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहां कौन सा? तो श्लेष अलंकार। ठीक है, जैसे जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार का एक भेद है। तो श्लेष अलंकार के भेद का गया संभाग श्लेष और आपके अभंग संभग श्लेष और अभंगक श्लेष। जहां शब्दों के टुकड़ों से अनेक अर्थ ज्ञात हों और जिसमें बिना शब्द के टुकड़ों से अनेक अर्थ निकलते हों। जैसे को गति से कहा गया वृषभानुजा ये हलधर के वीर। जैसे पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ आपके कहा गया आपके वृषभानुजा शब्द के अर्थ आपके वृषभानु प्लस जा मतलब राधा है, और वृषभ प्लस अनुजा का मतलब गाय है। समझ लेना, यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो आप कहेंगे एक चमक है, एक प्रतिष्ठा और एक जल तो होता ही है। ठीक। अन्य संबंधित, जहां एक शब्द के अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहां श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो श्लेष अलंकार है। तो पानी में कौन सा श्लेष अलंकार है? माया महाठगनी हम जाने, कहा गया त्रिगुण फांस लिए कर ढोले, बोले मधुरी बानी में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। चिरंजीव जोरी अजूरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए, आपके वृषभानुजा वे हलधर के वीर में, तो श्लेष अलंकार है। अब आता है यमक अलंकार से संबंधित। कौन सा? यमक अलंकार से संबंधित प्रश्न आप सभी के समझ। तो आइए देखते हैं। यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। सूरज है जग का बुझा बुझा, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। आगे आते हैं। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, खग कुल कुल सा बोल रहा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सूरज है जग का बुझा बुझा, तो ये भेद इसका नहीं है, नहीं पूछा गया था। आगे आते हैं। आगे विकल्प ए, इस पंक्ति में यमक अलंकार नहीं है, इसमें आपके पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ध्यान तब है कि जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ एक ही हो, वहां आपके पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। विकल्प बी में प्रस्तुत पंक्ति तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है में पहले तीन बेर का मतलब तीन वक्त, सुबह शाम दोपहर। दूसरे तीन बेर का अर्थ बेर नामक एक फल की बात की गई है। प्रस्तुत पंक्ति कर का मन का डार दे, मन का फेर में मन का अर्थ है मन से संबंधित और मन का अर्थ है माला से संबंधित। प्रस्तुत पंक्ति खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, तो खगकुल का अर्थ पक्षी समूह और कुल कुल का अर्थ होता है पक्षियों की आवाज, कुल कुल बोल रहा। अतः इन तीनों पंक्तियों में यमक अलंकार, जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। सारंग ले सारंग चली सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट, तो यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार है। काली घटा मतलब छाई, काली घटा का घमंड घटा मतलब कम हो गया। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी, बेर तीन बेर मीन्स तीन बार और तीन बेर मीन्स तीन बेर। ठीक है, प्रयुक्त अलंकार पहचाने तो कौन सा होगा? तो यमक अलंकार। कौन सा ये? अच्छा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका, इस पंक्ति में तो यमक अलंकार है।
सजना है मुझे सजना के लिए, खूब पढ़े हो ना बचपन में यमक अलंकार। काहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीन, तो यमक अलंकार किसका, यमक अलंकार। उदाहरण याद कर लो, कहा गया आपके वक्रोक्ति श्लेष यमक और अनुप्रास में शब्दों की आवृत्ति होती है तो यमक अलंकार में। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहां अलंकार होता है तो यमक अलंकार होता है। कबीरा सोई पीर है जे जानी पर पीर, जे पर पीर ना जनाई सो कपीर बेपीर में अलंकार कौन सा है तो यमक अलंकार है। अब आता है उपमा अलंकार से संबंधित। कहा गया पीपर पात सरिस मन डोला, तो आप कहोगे उपमा अलंकार से संबंधित। किससे, उपमा अलंकार से। आ जाओ भाई, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के 4 अंग होते, उपमेय, उपमान, वाचक तथा साधारण धर्म। प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात मन, उपमान जिससे उपमा दी जाए अर्थात पीपर पात, वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए अर्थात आपके सरिस, साधारण धर्म जिस गुण को लेकर के उपमा दी जाए अर्थात ढोला, क्या ढोला। आगे आते हैं, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए बाघ का गया माघ कालिदास वाल्मीकि, बास में से सबसे प्रसिद्ध कवि तो कालिदास जी थे। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में अलंकार है तो आप कहेंगे पूर्णोपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार। के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत में अलंकार है तो उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार है। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का भेद झलकता है तो उपमा अलंकार। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार उपमा अलंकार, किसी से उपमा की जा रही। सागर सा गंभीर हृदय हो गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, तो आप कहेंगे इस पंक्ति में साधारण धर्म है गंभीर और ऊंचा। सागर सा गंभीर हृदय गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में अलंकार उपमा अलंकार है। लक्षण वाचक उपमान तथा साधारण धर्म में से उपमा अलंकार का भेद नहीं है तो लक्षण है। कहा गया भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन किया जाता है तो उपमा अलंकार। तब तो बहता समय सील सा जम जाएगा, इस पंक्ति में तो आप कहेंगे उपमा अलंकार है। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है तो उपमा अलंकार है। हीरक सी समीर माला जप, पंक्ति में तो उपमा अलंकार है। एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में अलंकार उपमा अलंकार। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में अलंकार है तो उपमा अलंकार है। उपमेय तथा उपमान के बीच समानता बतलाने वाले वाचक को शब्दों को क्या कहते हैं तो वाचक कहते हैं। यार देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, इस पंक्ति में अरविंद सब उपमा अलंकार है या इसी को लुप्तोपमा भी कहते हैं। आगे आते, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस प्रयुक्त में अलंकार तो आप कहेंगे मालो उपमा अलंकार। ठीक है, मालो उपमा अलंकार। कहा गया उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है, समीप होता है। हरिपद कोमल पद से कमल से, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। वे तुम उन सब स्वामी में अलंकार उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार से संबंधित प्रश्न, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, आप कहेंगे रूपक अलंकार कहलाता है। कहा गया उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहां भ्रांति मान, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा, तथा जहां रूप रंग गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। आइए इससे कहा गया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनगट में डुबो रही
तारा गटु उषा नागरी, उसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इस वाक्य में रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, कमल का शब्द शब्द अलंकार, तो रूपक अलंकार है, दर्शा रहा है। चरण कमल बंदो हरिराई में तो चरण कमल, तो कमल के फूल जैसे पैर हैं, नीचे मत रखना। तुलसी मन मंदिर में अभी, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, इस वाक्य में अलंकार, तो रूपक अलंकार है। कमल नयन में अलंकार, तो आपके मुख्य परीक्षा में पूछा गया था, रूपक अलंकार। कहा गया विरह हस्ती तन साले, आपके घाघ करें चित चूर में अलंकार, तो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। आ जाओ भाई, आगे आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कागज निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो मानो मनहु मनु जानो जनहु जन आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। मेरो मन अनंत कहाँ कहाँ सुख पायो, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे, कमल नैन ना को छाड़ी महात्म और देव को का गया ध्यावे में रेखांकित, तो आप कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े, इसमें अलंकार है, तो आप कहेंगे वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्योति संदेह अलंकार से संबंधित प्रश्न है। पहला आपका यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में संदेह अलंकार का उदाहरण है, तो यह काया है या शेष उसी की छाया है। यह काया है या शेष उसी की छाया, या संदेह अलंकार का उदाहरण जहां उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय और कौन उपमान, अर्थात संदेह बना रहता है, वहां संदेह अलंकार होता है। अन्य संबंधित प्रश्न कहा गया, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर मधु, नहीं विकास ई काल अली कली की कली ही सो बिंदु आगे कौन हवाल, तो आप कहेंगे आपके अन्योक्ति अलंकार है। जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए, तो वहां पर आपके अन्योक्ति अलंकार होता है। जब किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, तो वहां पर आपके अन्योक्ति अलंकार से संबंधित होता है। आगे आता है, कहा गया यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार से संबंधित प्रश्नों की बात। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सागरी जल गई एक निशाचर भाग, तो आप कहेंगे अतिशयोक्ति की बात कही गई। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, कहा गया प्रयुक्त प्रस्तुत पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर यह वर्णित किया गया कि हनुमान जी के पूंछ में आग लग ही ना पाई थी कि सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए, ठीक है। जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे आते हैं, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, तो अतिशयोक्ति अलंकार की बात कही। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसमें अलंकार अतिशयोक्ति की गई। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही, तो अतिशयोक्ति अलंकार की बात। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तो अतिशयोक्ति की बात कही गई। कहा गया विभावना अलंकार से संबंधित प्रश्न है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाना, वहां कौन सा अलंकार, तो आप कहेंगे आपके विशेषोक्ति अलंकार होता है, सॉरी विभावना अलंकार होता है। क्या होगा, आप कहोगे विभावना अलंकार होगा। आ दो भाई, विभावना अलंकार, ठीक है। 2021 में कई शिफ्ट में पूछा गया, 2 शिफ्ट। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होगा।
जहां सदृश के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहां भ्रांतिमान। जहां कारण के होने पर कार्य न हो वहां आपका विशेष शक्ति। तथा जहां दो वस्तुओं में वास्तव में विरोध ना हो मात्र विरोध का भास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। आगे आते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, तो आप कहेंगे विभावना अलंकार। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, पंक्ति में तो आप कहेंगे विभावना अलंकार है। आगे आते हैं, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। देखो कहा गया आपके भ्रांतिमान या आपके वाज्य स्तुति अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भांति से या भ्रांति से। तो आप कहेंगे भ्रांतिमान अलंकार, यहाँ नाक में तोते का और दंत में अनार के दाने का भ्रम हो रहा है। जहां असादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की भ्रांति वर्णित होती है वहां पर आपके भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा तथा विकल्प भी रूपक अलंकार है। कहा गया अब इससे संबंधित प्रश्न जो है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जाने, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार तो भ्रांति मान अलंकार। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे पनमोर, तो भ्रांति अलंकार। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देख कर सहसा वह सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है, तो आप कहेंगे भ्रांतिमान अलंकार से संबंधित है। कहा गया राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, तो आप कहेंगे कौन सा अलंकार है, तो आप कहेंगे ब्याज स्तुति अलंकार। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इसमें तो आप कहेंगे ब्याज स्तुत अलंकार है। विरोधाभास या आपके मानवीकरण अलंकार से संबंधित, तो आप कहेंगे इस निम्नलिखित में से विरोधाभास अलंकार का बोध, तो कहा गया प्रीतमा को समझ कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो पंक्ति आपके प्रीतमम को समझ कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी में विरोधाभास अलंकार है। इस वाक्य के ना जा सकी ना ठहर सकी भाग्य में विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास दिया गया। जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए वहां विरोधाभास अलंकार। कहा गया अचल दृग को उठते चंचल चपल पग हो जाते, अविचल, इस पंक्ति में विरोधाभास। किसकी बात कहेगी, विरोधाभास। आगे आते हैं, कहा गया जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें कौन सा, तो विरोधाभास। जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां अलंकार होता है तो विरोधाभास अलंकार होता है। ऊषा उदास आती, इसमें ऊषा उदास तो मानवीकरण अलंकार। आंख या हरि दर्शन की भूखी, तो जो आपकी अखियां हैं अखियां हरि दर्शन को भूखी, तो मानवीकरण अलंकार। आगे आते हैं, कहा गया आपका प्रश्न या आपके विप्सा अलंकार से संबंधित प्रश्न, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते हैं जब मेघ मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद, पंक्तियों में तो प्रश्न अलंकार। कौन सा अलंकार है, प्रश्न अलंकार। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मतवाला साप्ताहिक पत्रिका 30 अगस्त 1924 कलकत्ता से प्रकाशित में असंकलित कविताओं में संकलित स्वाधीनता पर शीर्षक से ली गई हैं। जब काव्य में प्रश्न किया जाता है अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वहां प्रश्न अलंकार होता है, अतः उपयुक्त पंक्ति में प्रश्न अलंकार से संबंधित बताया गया। आगे आता है, कहा गया बीप्सा अलंकार को दूसरे नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। बीप्सा में अलंकार तो शब्द अलंकार से संबंधित है। अब आता है पुनरुक्त प्रकाश या प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे है, तो उपमा अलंकार से संबंधित है। ठीक है, प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का ठीक उल्टा होने से संबंधित माना जाता है। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ तुलना, तो उपमा का अर्थ समानता, उल्टा विपरीत होता है। ठीक है, कहा गया उपमान को उपमेय
बता देना प्रतीप अलंकार कहलाता है। दो वस्तुओं में समान धर्म का प्रतिपादन करना उपमा अलंकार का। चंद्र सा मुख, मुख सा चंद्र। धरती ने खिलाए हैं ज्वलत लाल लाल पंक्ति में, तो आप कहेंगे आपके पुनरुक्त प्रकाश अलग। छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनन तू, आनंद सा ही चंद्र चमकता ऊपर के फेर नैना तू, पंक्ति में तो प्रतीप अलंकार है। अब आता है आपका अगला जो टॉपिक है, काव्य गुण एवं काव्य दोष। तो काव्य गुण और काव्य दोष में मात्र क्वेश्चनों की संख्या 5 है। ठीक है, तो काव्य गुण दोष से संबंधित है एक एक। ठीक है, तो एक है और 3 रिलेटेड है, एक है वही रिपीटेड भी है। आओ जाओ भाई, तो क्या है काव्य गुण दोष से संबंधित। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी बताई, तो 10 बताइए। कितनी? 10 बताई है। तो आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। कहा गया आपका गुणार्थ या आपका क्लिष्ट अर्थ, अर्थनार्थ अर्थवा आपके अणुवक का वर्णन, अर्थहीन या भिन्नार्थक, एकार्थ एक अर्थ के लिए अनेक अर्थों का प्रयोग। कहा गया आपके अभिलुप्तार्थ, तो विभिन्न अर्थों में अन्वित का अभाव या आपके कहा गया अन्याय। आगे आता है तर्क रहित विषम छंदो भंग, विसंधि संधि का, ये वैसे पूछे नहीं जाते ना। कहा गया आपके बाम ने इनकी संख्या 21 तथा दांडी ने भी 10 मानी है। ठीक है, माधुर्य गुण में वर्ण होते हैं तो रा और ला आदि कोमल वर्ण होते हैं। वीर से युक्त काव्य में प्रधानता रहती तो ओज गुण की। काव्य रीत के भेद 3 होते हैं आपके, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। कहा गया मम्मट के अनुसार होता है। किसके अनुसार? मम्मट के अनुसार। अब आता है आपका अपठित बोध, अपठित गद्यांश जिनको कहते हैं आप सभी लोग। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे आते हैं। अपठित बोध से अब आपका एक एक परिचय देते हैं। कहा गया अनुच्छेद पढ़कर दिए गए 1 से 3 के सही जवाब चुनिएगा। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंता शक्ति थक गई है, बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं, सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आजकल कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है, इस नकल में असल की पवित्रता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है, यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन मजदूरों के कंठ से यह कई कविता निकलेंगी या कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत के मेड़ों का, कपड़ों के धागों का, जूते के टाकों का, लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेंगे। नंगे सर और पांव धूल से पिटे हुए और कीचड़ से रंगे हुए बेजुबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने के शब्द उनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ 10 दिशाओं ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलवंतों के लिए वही द्रुपद और मल्हार का काम देगा। कहा गया कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए आपके औलियों का उद्भव होगा, परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। कहा गया आपका शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। आइए, प्रयुक्त गद्यांश के अनुसार कविता में नवीन विषयों के अभाव का प्रमुख कारण क्या है? तो मनुष्य का सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आप कहेंगे श्रमहीनता की स्थिति ने मनुष्य की चिंता शक्ति क्षीण कर दी है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया उपयुक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहोगे वह मशीनों का गुलाम बनकर हो ही रहा है, रह जाएगा, हो रहा है, समय आ गया उसका।
समय आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो आने दो समय को, फिर देखा जाएगा। आगे आते हैं। कहा गया मनुष्यों की चिंतन शक्ति क्यों थक गई, निकम्मे रहकर रह रहे हैं इसलिए। आगे अब 4 से 6 तक। मंदाकिनी का 98% भाग तारों से बना है। शेष 2% में अंतर नक्षत्रीय और या खगोलीय गैस और बहुत सी अधिक घने रूप में छाई धूल है। तारों के बीच का सामान्य गैस घनत्व प्रति घन सेंटीमीटर हाइड्रोजन अणु का लगभग 10वां हिस्सा है। तारे गुच्छों का निर्माण करते हैं। खगोल में ऐसे तारे अपवाद हैं जो अलग थलग अकेले पड़े हों। ऐसे तारों की संख्या 25% से अधिक नहीं है। युग्म तारे या तारों के जोड़े लगभग 33%, शेष सभी तारे बहुसंख्यक हैं। हमारे नेत्रों से जो तारे एक दिखलाई पड़ते हैं वे दूरबीन से देखने पर युग्म तारे नजर आते हैं। ये युग्म नक्षत्र गुरुत्वाकर्षण के एक ही उभयनिष्ठ केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ये एक दूसरे के परिभ्रमण कक्ष में 1 साल से लेकर हजारों साल की लंबी अवधि तक पाए जाते हैं। जब नक्षत्र में हाइड्रोजन कम हो जाती है तो उसका बाहरी क्षेत्र फूलने लगता है और वह लाल हो जाता है। यह तारों की आयु की पहली निशानी है। ऐसे तारों को रक्तदानों कहते हैं। हमारा तारा सूर्य आगामी 5 अरब वर्षों में ऐसी ही रक्तदानों बन जाएगा। ऐसी संभावना प्रकाश की चमक की मात्रा में कम ज्यादा होने वाले तारों को आपका चिरकांति तारे कहते हैं। मंदाकिनी का कितना परसेंट भाग तारों से बना है? 98%, ठीक है। 2% बाकी सबसे। चमक की प्रकाश की चमक की मात्रा में कम ज्यादा होने वाले तारों को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे चिरकांति तारे कहा जाता है। आगे आता, खगोल में अलग थलग अकेले पड़े तारों का 25% से कम तारे हैं। कितना? 25% से कम तारे। 7 से 9 कहा गया देह दान शब्द सुनते या पढ़ते ही सबसे पहले विचार जो दिमाग में आता है वो है मृत्यु, ठीक है। कहा गया अवश्यम भावी है, आज नहीं तो कल, कोई पहले तो कोई बाद में मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्यु के नाम से ही मन में भय का संचार होने लगता है। मानो शरीरधारी भगवान राम और कृष्ण को भी समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ा था जो जन्म के साथ ही निर्धारित है। उससे भय कैसा? इससे बचने का कोई उपाय नहीं, चाहे कोई कितना ही बलवान, धनवान या तपस्वी हो, इससे बच नहीं पाया। सारे संसार के पुराण इतिहास इस बात के गवाह हैं। प्राचीन या वर्तमान विज्ञान कितना ही उन्नत हो गया हो, लेकिन मृत्यु पर विजय हासिल करना एक सपना ही है। फिर इस क्षण भंगुर और अंत में राख के ढेर में बदलने वाले शरीर या उसके अंगों को किसी जरूरतमंद के लिए समर्पित कर देने में क्या हर्ज है? और फिर इससे पाने के लिए आपने स्वयं कोई प्रयास नहीं किया है, ना या धन भी खर्च नहीं किया है। कहा गया देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार आपके मृत्यु आपके अवश्यम भावी हो जाती है। सुनते हैं पुराण और इतिहास किस बात के गवाह है कि मृत्यु से कोई बच नहीं पाया है ना, और ना किसी के माता पिता ने अपने बच्चे और बच्चियों को बचा पाए हैं। तो ये भूल जाए कि कोई किसी का सगा है, सब एक दूसरे का लाभ उठाने पर तुले हुए हैं। आगे आते हैं। क्षण भंगुर शब्द का अर्थ है तो क्षण में भंग होने वाला। 10 से 12 तक आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिससे राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सुस्तम और गंभीरतम संवेदन आपके मुखरती हो। और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दे। उन्हें अपनी शिक्षा क्रम में गौड़ स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं
आपके सामूहिक जीवन प्रयास से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घरों के प्राणी भी वे बेपहचाने और अजीब से लगने लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने के दम करते हुए भी हम घर में वामन ही बने रह गए। इस स्थिति को आपके हास्यास्पद ही कहा जाता है। कहा गया उपयुक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम है। कहा गया उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस? तो आप कहेंगे भारतीय भाषा में होना चाहिए। आगे आता है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? कुशल जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं, या आप कहेंगे हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर होते जा रहे हैं। अनुमान है कि जीवमंडल में शैवाल, फंगस और काइयों से लेकर उच्च श्रेणियों के पौधे की 3.5 लाख जातियां हैं तथा एक कोशिकीय प्राणी प्रोटोजोआ से लेकर मनुष्य तक 1 करोड़ 10 प्रकार की प्राणी जातियां इसमें सम्मिलित है। जीवमंडल इन सभी के लिए आवश्यक सामग्री जैसे प्रकाश, ताप, पानी, भोजन तथा आवाज की व्यवस्था करता है। जीवमंडल में अनेक प्रकार के जैविक और भौतिक घटकों का संतुलन बहुत पहले से ही क्रियाशील रहा है। जीवन की इस निरंतरता के मूल में अन्य संबंधों का एक सुगठित तंत्र काम करता है। वायु, जल, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति एवं आपके पालवक जो आपके प्लावक होते हैं, प्लावक, मिट्टी और जीवाणु ये सब जीवन धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यह व्यवस्था पर्यावरण कहलाती। सौर ऊर्जा जीवमंडल को बनाए रखती और जीवमंडल को मिलने वाली कुल ऊर्जा का 99.88% भाग इसी से प्राप्त होता है। सूर्य सतत रूप से सौर ताप के रूप में अपनी ऊर्जा को उड़ेलता रहता है और जीवमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकाश रासायनिक क्रियाकलाप पौधों में होने वाला प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है। तो कहा गया उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप कहेंगे यहाँ पर कि जीवमंडल में शैवाल, फंगस, काइयों से लेकर उच्च श्रेणियों के पौधों की 3.5 लाख जातियां हैं। तो ये बात सही नहीं है। 30.5 लाख जातियां हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पर नहीं बताई गई। देखो ये अरे कहाँ 3.5 लाख जातियां हैं, ठीक है, वहां 30.5 लाख लिखा है। थोड़ी सी इधर उधर बातों को घुमा दिया गया। आगे आता है ठीक है। कहा गया जीवन धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से कौन गुथे हुए हैं? तो आप कहेंगे वायु, जल, प्लावक और मिट्टी। वायु, जल, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति एवं प्लावक, मिट्टी और जीवाणु ये सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। आगे देखो वायु, जल, मनुष्य और जीव जंतु, वनस्पति एवं प्लावक, मिट्टी और जीवाणु से ये सब जीवन धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से गुथे हुए हैं। तो ये सब क्या कहलाते? पर्यावरण कहलाता है। अब आता है 16 से 18। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से पानी के वैश्विक चक्र पर भी असर पड़ेगा। इससे बारिश वाले इलाकों में ज्यादा पानी बरसेगा व सूखाग्रस्त इलाकों में और सूखा पड़ेगा। जलाशय, नहर, ट्रीटमेंट प्लांट नई चुनौतियों को मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ज्यादा कीमत, जगह न मिलने, गाद की समस्या और पाबंदियों के चलते नए जलाशय का निर्माण भी मुश्किल है। और इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रकृति पर आधारित उपायों पर जोर देना चाहिए, जैसे पानी संग्रहण, भूमि की नमी बढ़ाना, झीलों और भूजल स्तर में वृद्धि के प्रयास और बांध बनाने की अपेक्षा ये बेहतर विकल्प है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये प्राकृतिक विकल्प पानी को साफ भी करेंगे। आगे आता है और
इसकी आपूर्ति भी करेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए जलाशय की रक्षा, वन संरक्षण और वातावरण के अनुकूल खेती पर जोर दिया जा रहा है। तो किसके कारण? तो अब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के कारण। संयुक्त राष्ट्र के विश्व जल विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार पानी के वैश्विक चक्र पर किसका असर पड़ा? जलवायु परिवर्तन। तो अगर रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के अनुसार पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए किन उपायों पर जोर देना चाहिए? तो झीलों, भूजल स्तर में वृद्धि, या ये सभी होने चाहिए? ये सभी, ये सभी। आगे आगे का आगे, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए किन पर जोर दिया गया है? तो जलाशय की रक्षा, वन संरक्षण। तो आप कहोगे इन सभी पर जोर दिया गया। आगे कहा गया है कि प्राचीन तमिल काव्य परंपरा संग काव्य के नाम से काल के अनुसार आपके मृदल संगम, ईडय संगम और कड़ई संगम के नाम से विभाजित है। प्राचीन काल में ग्रामों की संख्या अधिक थी और जनपदों की संख्या न्यून। ग्रामों के लिए प्रकृति के मध्य अपना जीवन यापन करते थे, या वह जीवन यापन भी अधिकतर कैसा था? अधिकतर कृषि धर्म, मछली पकड़ना, आखेट करना, जीवनोपयोगी बर्तन बना आदि के रूप में था, तथा उत्पन्न और प्राप्त वस्तुओं के विक्रय करने के लिए समुद्री यात्रा करना भी इनके जीवन का अंग था। प्राचीन काव्यों में लोगों के जीवन क्षेत्र के आधार पर काव्य भी आपके कुरुंजु पर्वत तथा पर्वत तटीय प्रदेश, आपके मूल्यवन और आपके वन, आपके प्रांतर प्रदेश, आपके नेदरलैंड समुद्र तटवर्ती क्षेत्र, आपके कहा गया मारुदम कृषि क्षेत्र और पाले मरुभूमि और बंजर प्रदेश के रूप में विभक्त हुआ है। ठीक है। नेदरलैंड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप कहेंगे समुद्र तटवर्ती क्षेत्र से है। आगे आपके मारुदम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि क्षेत्र से है। कहा गया प्राचीन तमिल काव्य के काल विभाजन के समय कौन सा? तो आप कहेंगे कैंडे संगम, इंडे संगम और मधुल संगम था। ठीक है, मधुल संगम, इडय संगम और कैंडे संगम था। तो कौन सा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहां रोज सैकड़ों जहाज आते जाते रहते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपरी आपके मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल आता जाता है। लंदन तथा आपके इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत सा भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकते हैं। तो कहा गया उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश राज्य ने अपनी नाविक शक्ति कोई शत्रु से इसे हरा नहीं सकता। ठीक है कोई इसके जहाजों को आना जाना रोक ना सके, इतनी मजबूत बना ली है। ठीक है, आगे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, आगे देखो कहा गया उपयुक्त गद्यांश में आपके मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अर्थ है? तो मस्तूलों का अर्थ असंख्य मस्तूल की बात कही गई। कहने का लेखक का अभिप्राय असंख्य मस्तूल, वहां रोज सैकड़ों आते जाते रहते, इसी कारण मस्तूलों का जंगल कहा गया। उपयुक्त गद्यांश में त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? मतलब आप कहेंगे हाहाकार मच जाना, त्राही हाहाकार मच जाना। ठीक है, आ दो भाई, आगे आता है। कागे संप्रदाय और धर्म में मूल अंतर है। संप्रदाय एक विशेष प्रकार की पूजा पद्धति, मत, मजहब का प्रतीक है। अपनी रुचि और प्रकृति के आधार पर व्यक्ति किसी संप्रदाय में सम्मिलित होकर अपना विकास कर सकता है, अपने आराध्य देव को प्राप्त करने की चेष्टा कर सकता है। संप्रदाय आध्यात्मिक विकास की एक सीढ़ी है। मनुष्य अपनी सुविधा और आपके कहा गया
मनोरचना के अनुसार किसी संप्रदाय को चुन सकता है। संप्रदाय, मत, पंथ या मजहब को धर्म नहीं कहा जा सकता है। धर्म तो समाज की धारणा करता है। धर्म तो समाज के नियमों को कहते हैं, वे नियम जिनसे समाज व्यक्त रूप से चलता है। धर्म, राज्य या रूल ऑफ लॉ के अपरिचायक है। धर्म और संप्रदाय का यही मूलभूत अंतर है। संप्रदाय को धर्म की संज्ञा देना धर्म को न समझना है। संप्रदाय संकुचित और धर्म विशाल है। संप्रदाय एक विशेष मत का आपका आग्राही है। धर्म आपका कहा गया सर्वमान्यकारी तथा आपके सर्वग्राहक है। ठीक है। मानव मात्र के लिए जीवन की सम्यक प्रकार से जीवन की धारणा, समाज धारणा के लिए आपके विधि सम्मत जीवन का दृष्टिकोण। ऊपर के गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो संप्रदाय और धर्म से संबंधित बात कही गई। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संप्रदाय और अर्थ में मूलभूत अंतर क्या है? तो धर्म व्यक्तिगत होता है। धर्म समाज की धारणा करता है। आगे देखो, कहा गया आपके उपयुक्त गद्यांश के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? संप्रदाय आध्यात्मिक विकास की एकमात्र सीढ़ी है। धर्म सर्वग्राहक है। आगे देखो, तो संप्रदाय एकमात्र सीढ़ी है। ऑप्शन कहा गया संप्रदाय आध्यात्मिक विकास की एकमात्र सीढ़ी, ये बात गलत है। आगे आता कहा गया जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो आप अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है। जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। तो अमृत वाला तत्व का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? तो जीवन का सार है। क्या है? जीवन का सार है। कहा गया उपयुक्त गद्यांश में किस बात का महत्व? तो आप कहेंगे श्रम की बात कही गई, किसे? मेहनत की बात कही। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है तो मतलब कड़ा परिश्रम करने की बात कही गई है। आगे आते हैं, अंत में कौन कहा भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम करते हैं। इतना काम करते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की जरूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्य ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, परख की, आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकें। या तो थोथी बात है, जब आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता है तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगन है। वह लगन जो किसी चीज के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और आपके कागज चंपक लाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। तो कहा गया उपयुक्त गद्यांश में लेखक क्या? तो लोग काम करें, चेष्टा बता रहे हैं। कहना क्या चाहता है? लोग काम करें। कहा गया उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोग तो जिनके दिल में लगन होती है। क्या होती है? लगन लगाकर जो काम करें। अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य से क्या ध्वनित होता है? अंग्रेज की मात्रा को दर्शाता है, सही हो सकता है। या फिर आप कहेंगे भाषिक पूर्व ग्रहों से ग्रसित हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समाज सेवा का
क्षेत्र अनंत है। समाज सेवा का कोई बाधित क्षेत्र नहीं होता। समाज सेवा शहरों के अलावा छोटे छोटे गांवों कस्बों में भी की जा सकती है। शहरों में समाज सेवा कई प्रकार की जा सकती है। असहाय को सड़क पार करवाना, दुर्घटना के समय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, अस्पतालों में रोगियों को फल दवाई पौष्टिक चीजें वितरित करना, गरीबों को भोजन देना, बेसहारों के लिए आवास की व्यवस्था कराना आदि विभिन्न प्रकार के समाज सेवा की जा सकती है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को सड़क पार करवाना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों को उगाना, पीने के पानी की व्यवस्था करवाना, बाहर से आए मुसाफिरों के लिए रहने की व्यवस्था करना, अनाथों की सहायता करना। हमारे यहाँ गांव की स्थिति काफी चिंताजनक है। आधुनिक और आवश्यक शिक्षा के अभाव में ग्रामीण रहन सहन खराब है। चिकित्सा सुविधाओं के का अभाव से ग्रामवासी अपनी अपनी बीमारियों के उपचार हेतु झाड़ फूक का सहारा लेते हैं। पढ़े लिखे न होने के कारण महाजन उनका शोषण करते हैं। अतः ग्रामों में समाज सेवा के लिए विद्यालय खोलना, प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध करना, है ना, किसानों को खेती संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, आवश्यकता पड़ने पर खेत खलिहान में लगी आग को बुझाने के तरीके बताना, रहन सहन के तरीकों से अवगत कराना, चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि कदम उठाए जा सकते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार समाज सेवा का क्षेत्र कैसा होता है, तो आप कहेंगे अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। कहा गया उपर्युक्त गद्यांश के प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? स्त्रियों की शिक्षा, युवकों की शिक्षा, आप कहेंगे अधेड़ आयु के लोगों की शिक्षा। आगे देखो, कहा गया उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार गांव की दशा क्यों खराब है? तो शिक्षा का अभाव है, महाजनों का शोषण है, चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, तो उपयुक्त सभी है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्मज्ञ है। वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवि सौंदर्य का उपभोग करता है और जब उन्मुक्त हो जाता है तब उसके प्रलाप रूप में उसकी आपकी उन्मत्तता का कुछ प्रसाद सहृदय को मिल जाता है। कवि का यह प्रलाप ही काव्य कहलाता है। काव्य का सौंदर्य भाव और अभिव्यक्ति को लेकर होता है और वह सौंदर्य कवि की काव्य सृजनात्मक शक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। भाव आपके सशिष्ट से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वह आपके भागवत सौंदर्य होता है और कवि द्वारा अपनाया गया शब्द अथवा शिल्प जिस सौंदर्य का निर्माण करता है वह आपके कलागत सौंदर्य कहलाता है। तत्ववेत्ता और कवि में अंतर है। तत्ववेत्ता मस्तिष्क का निवासी है और कवि हृदय का। हृदय आपका त्रिगुणात्मक दृष्टि का केंद्र है। उसी केंद्र में स्थित होकर कवि दृष्टि का निरीक्षण करता है। हृदय मनुष्य मात्र के हैं पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं है। कुछ समझते तो हैं पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे प्रकट कर सकें। कवि हृदय की बातें समझते भी हैं और उसे कह भी सकता है। साधारण जन और कवि में यही अंतर है। तो कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है क्योंकि कविता कवि की सुंदर मन का अनुभूति और सहज आपके उच्छलन होती है। कवि विक्षिप्त प्राणी होता है। तो आप कहेंगे आगे देख लेते हैं और भी नहीं तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलो ए ही सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही सही है। आगे आ दो। कागज सहृदय कवि के माध्यमों से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है। कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है कि वह आप क्या बोलोगे कि मनोभाव का शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है। साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है। आगे आता है भाई कितने हैं? अच्छा लास्ट ही है। तो आगे साहित्य जगत की प्रचलित दो अवधारणाएं कला जीवन के लिए तथा कला के लिए वस्तुतः कला के मूल्यवादी और सौंदर्यवादी दृष्टिकोण को प्रतिफलन है। कला के मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा कला जीवन के लिए आपके सिद्धांतानुसार काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना एवं शिक्षा माना जाता है। इस सिद्धांत के
मनाने वाले साहित्य साहित्य कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार को महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं। कला उनके लिए वांछित सिद्धांतों के प्रकार का प्रमुख साधन होती है। दूसरी ओर कलावादी कला को मात्र आपका सौंदर्य अनुभूति एवं आपके आनंद अनुभूति की अभिव्यक्ति एवं आपका आस्वादन का साधन मानते हैं। उनके लिए कलाकार समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कलावादी मानते हैं कि कलाकार की उपलब्धि मात्र कलागत सौंदर्य के स्वतंत्र और निरपेक्ष महत्व की प्रतिष्ठा में है। इसके साथ ही कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कला स्वतः पूर्ण एवं आत्मनिर्भर मानी जाती है, जिसका प्रयोजन किसी भी बाह्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होता है और न जिसका सौंदर्य परक प्रतिमानों से इतर किसी भी प्रकार के नैतिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक मानदंडों से मूल्यांकन ही किया जा सकता है। कालक्रम की दृष्टि से कला जीवन के लिए का सिद्धांत अधिक प्राचीन है। साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो कला का सौंदर्य परक प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है। कहा गया कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा काव्य का मूल प्रयोजन इनमें से क्या? तो काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना। आगे आता है, अब आता है आपका यहाँ पर काव्य रचना। ठीक है, तो काव्य रचना अगली क्लास में जो भी क्लास होगी उसमें पूर्ण हिंदी खत्म हो जाएगी, तो काव्य रचना से ही शुरू करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा। ठीक है, एक्चुअली क्लास छोटी थोड़ी सी इसलिए, अभी तक नवरात्रि थी तो आपके भजन वगैरह, लेकिन 2 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पर ना, तो बारिश के कारण लाइट नहीं है, तो लैपटॉप भी चार्ज नहीं है थोड़ा सा ना, तो इस वजह से छोटी क्लासें जा रही, वरना बड़ी क्लासें आपको बहुत ही जल्दी